तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू किंग कड़ी मेहनत करने के बाद फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वो 7th ब्लड आइजैक का कोर डिसाइपल बन चुका था, यानी कि वो माउंटेन पर रहकर यहाँ की पीसफुल लाइफ को लीड करेगा। मगर जू किंग को माउंटेन की सच्चाई पहचानने में देर नहीं लगी। वो शराब के नशे में धुत होकर अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था, तो फाइनली उसने माउंटेन से नीचे छलांग लगाकर 7th पिक मास्टर की परीक्षा को पास कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेन अर्नी और जैंग सान को देख पाते हैं। चेन अर्नी अपने टोकन को ताड़ रहा था, तो वहीं पर जैंग सान अपनी दूरबीन से लड़कियों को ताड़ने लगा। वो कहता है, हाय वाकई ये वाली तो एकदम जबरदस्त दिख रही। उतने में चेन उसके सिर पर स्लैप करते उसकी दूरबीन उससे छीन लेता है। वो भी देखना चाहता था कि जैंग सान किसकी तारीफें कर रहा, और तभी उसे जू किंग नजर आया। तो चेन कहता है, हाँ यार ये तो वाकई दिलचस्प है, इसे तो देख कर ही मजा आ गया। जैंग कह रहा था, कैप्टन वाकई वो लड़की काफी प्रिटी है, मगर उसे ये नहीं पता कि चेन तो जू किंग की बात कर रहा। और तभी चेन की खुरापती दिमाग में एक आइडिया आ गई। वो जैंग से कह रहा था कि जू किंग भी फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंच चुका है, पता नहीं वो फिलहाल क्या कर रहा होगा। जिस पर जैंग कह रहा था कि भाई इतनी कम एज में ही वो कोर डिसाइपल भी बन गया और डिप्यूटी डायरेक्टर भी, मेरे ख्याल से वो अब अपने पर्पल कपड़ों में शो ऑफ कर रहा होगा। जिस पर चेन कहता है, मेरे भाई तू जू किंग को पहचान ही नहीं पाया, मुझे नहीं लगता कि वो पर्पल रोब पहनकर शो ऑफ करेगा। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो बेट लगा ले। जो सुनते साथ ही जैंग ने भी बेट लगा दी। अब उसे क्या ही पता कि ईवल चेन तो उसे चुना लगाने वाला है। और फिर थोड़ी देर में जैंग सन ने रोना शुरू कर दिया। जू किंग कह रहा था कि भाई जैंग सन, शायद तुम एक बार फिर से कैप्टन की चालाकी का शिकार बन गए। जिस पर जैंग कह रहा था कि इसके जितना कमीना मैंने आज तक नहीं देखा, इसके लिए तो नरक में अलग से कढ़ाई लगने वाली है। लेकिन मुझे तुम बताओ, तुमने पर्पल रोब क्यों नहीं पहना? तुम्हारी वजह से मैं अपने सारे पैसे हार गया। जिस पर जू किंग कह रहा था कि वो कपड़े मुझे पसंद नहीं आए, और तुम भी तो कोर डिसाइपल हो, तो फिर तुम्हारा पर्पल रोब कहाँ पर है? तो चेन उसे बताने लगा कि भाई कुछ बंदे तो फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू इसलिए करते ताकि उन्हें शो ऑफ करने का मौका मिल जाए, लेकिन हमारी तो बात ही कुछ अलग है। हम लोग ग्रे कपड़े पहनकर अपनी ऑरा को छुपाते हुए माउंटेन के नीचे रहते आ रहे, क्योंकि सिटी का माहौल माउंटेन से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। और उतने में जैंग सन ने जू किंग की स्पिरिट वेसल उसके हवाले कर दी। उसे बता रहा था कि भाई मैंने इसे अपग्रेड किया है। वैसे तो इन जहाजों की 4 कैटेगरीज होती, पहली तो है शिप, दूसरी है वेसल, तीसरी है वॉरशिप और चौथी है बार्ज। और तुम्हारे पास है स्पिरिट वेसल, पहले से भी ज्यादा टफ और भयानक। उतने में चेन जू किंग को बताने लगा कि मेरे पास जो जूइंग फ्लैश था, मैंने उसका यूज करके तुम्हारी शिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वो तो अब डिवाइन अटैक को भी झेल सकती। देखो तो मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र करता हूँ। अब मेरे तुम पर 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स उधार हो गए, प्लीज खाते में लिख के रखना। जिस पर जू किंग कहता है, कैप्टन मैंने आपको फ्लैश से बाहर खींचा था, तो आप यूँ समझ लो कि ये मेरा रिवॉर्ड है। और अब वो जैंग सान को शिप की पेमेंट देने वाला था, मगर जैंग सान ने मना किया। वो कह रहा था, भाई आज 2 खुशखबरी है, इसलिए पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। पहली तो ये कि तुम फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंच गए और क्राइम डिवीजन के डिप्यूटी डायरेक्टर बन गए। और अब दूसरी खबर हमारे कैप्टन सुनाएंगे। चेन बताता है कि भाई मैंने भी रैंकिंग बढ़ा दी है, अब मैं नया डायरेक्टर हूँ। तो जू किंग तुरंत ही उसे कांग्रेचुलेट करने लगा, मगर वो अभी भी चेन को कैप्टन बोल रहा था। तो चेन कहता है, जू किंग आज के बाद तो मुझे डायरेक्टर बोलेगा। जिस पर जू किंग कहता है, ओके कैप्टन। तो फाइनली चेन ने ही हार मान ली। वो जू किंग को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा मिशन प्लान कर रहा, अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो इस बार का रिवॉर्ड और भी ज्यादा बड़ा होगा। अब ये सुनते साथ ही जैंग सन को चेन अर्नियों पट्टियों में नजर आ रहा था। उसे लगता है कि लास्ट बार तो ये कमीना बाल बाल बच गया, मगर इस बार ये जरूर से खत्म हो जाएगा। इसलिए जैंग सन नहीं चाहता कि ये लोग कोई मिशन प्लान करे, मगर यहाँ पर उसकी कौन ही सुनने वाला था। चेन बताता है कि जल्दी से अपनी लाइफ फ्लेम्स को इग्नाइट करके मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट कर लेना, वरना तो तुम इस मिशन में बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अब जू किंग के लिए तो मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट कंसेप्ट काफी नई थी, तो चेन उसे समझाने लगा कि ये स्टेट एक्चुअली में फाउंडेशन बिल्डिंग की सिग्नेचर एबिलिटी मानी जाती, और इसे अचीव करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी में मौजूद 30 धर्मा अपर्चर्स को अनलॉक करना पड़ेगा। इस तरह से तुम अपनी पहली लाइफ फ्लेम को लाइट कर सकते हो, और फिर तुम्हारी एक और फ्लेम लाइटन अप होगी, जो कि तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। फाउंडेशन बिल्डिंग के डिसाइपल्स में कैटेगरीज होती, एक तो है लाइफ फ्लेम्स वाले और दूसरे है विदाउट लाइफ फ्लेम्स। अगर लाइफ फ्लेम एक्टिवेट हो गई तो मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अचीव करना आसान हो जाएगा। खैर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट की पावर किस तरह से काम करती। जू किंग चलो अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल
करके मुझ पर अटैक करो। अभी सुनते साथ ही ज़ूकिंग ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। उसकी बॉडी से जबरदस्त फायर रिलीज हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चेन अर्नियो ने अपनी मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट किया था। उसका तो पूरा लुक ही चेंज हो गया और अभी दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। चेन अर्नियो ने अपना एप्पल हवा में उछाल दिया। तब तक ज़ूकिंग अपनी बड़ी ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी चेन अर्नियो उसके पीछे आ जाता है। उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रही थी उसने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि नॉर्मल फाउंडेशन वाला बंदा काफी तेजी से अपनी एनर्जी को ड्रेन करता है, मगर मिस्टिक स्प्लेंडर वाला शख्स अपनी नॉर्मल लिमिट से भी इंटेंस पावर को अनलिश कर सकता। उसका प्रेशर ही इतना ज्यादा भयानक था कि ज़ूकिंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया और फाइनली चेन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। ये सब उसका एप्पल ऊपर से नीचे आने तक ही हो चुका था। ज़ूकिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के पहले यहाँ पर हुआ क्या है। चेन उसे बता रहा था कि ज़ूकिंग अगर मैं तुझे मारने की कोशिश करता तो अब तक तू खत्म हो जाता। फाउंडेशन बिल्डिंग वाला बंदा जिसके पास मिस्टिक स्प्लेंडर नहीं वो कभी मुझे मार नहीं सकता। खैर जल्दी से अपनी पावर को इंक्रीज करो, मैं किसी कमजोर बंदे को मेरे प्लान में शामिल नहीं करना चाहता। और हाँ, जो मेरे तुम पर 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की उधारी है वो भी खाते में लिख लेना, मैं जल्दी ही अपनी उधारी वसूल करूंगा। इधर ज़ूकिंग के दिमाग में चेन की बस एक ही बात घूम रही थी। उसने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता था। उसे आज एक और रियलिटी पता चल गई कि मिस्टिक स्प्लेंडर वाले बंदे के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं है। उसे लगा था कि फाउंडेशन बनाने से वो पिक पर पहुंच जाएगा, मगर यहाँ पर तो बस सफर की शुरुआत हुई थी और अब वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। रात के वक्त ज़ूकिंग ने देखा कि लिटिल वुल्फ बुरी तरह से घायल है, साथ ही उसके पास सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी नहीं थे। जरूर से उस पर किसी ने अटैक किया होगा, तो ज़ूकिंग सीधे अपनी वेसल की तरफ पहुंच जाता है। वेल यहाँ पर हुआंग उसका ही इंतजार कर रहा था। हुआंग ज़ूकिंग के लिए ढेर सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लाया था। वो ज़ूकिंग से कह रहा था कि भाई आजकल मेरी सेकंड सीनियर काफी ज्यादा मायूस रहती, चाहे उन्हें कोई भी ट्रेजर गिफ्ट क्यों ना करूं, उनके चेहरे पर स्माइल आती ही नहीं। मैंने सुना था तुम्हारे पास स्पिरिट ब्रीदिंग लैंप है, अगर वो लैंप तुम मुझे दे दो तो शायद मेरी सीनियर थोड़ी सी खुश हो जाए। तो ज़ूकिंग ने तुरंत ही वो लैंप उसके सामने रख दिया। हुआंग कहने लगा भाई तू जो कीमत बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर ज़ूकिंग उसे बताता है कि वो ये जो गिफ्ट लाया था वही उसके लिए काफी हो गए। दरअसल हुआंग ने शुरू से ही ज़ूकिंग की मदद की थी, जिसके चलते ज़ूकिंग ने भी अपना स्पिरिट लैंप उसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया। हुआंग उसे बता रहा था कि 7 पिक कॉन्टेस्ट होने के बाद कई सारे बंदों ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो लोग हायर रैंक मिलते साथ ही करप्ट हो गए। लड़कियां और शराब, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी समझ नहीं आता। अब इसी दरमियान हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया गया। लिटिल वुल्फ के पॉइंट्स खत्म होने की वजह से किलिंग एरिया एक्टिवेट हो चुकी थी, जो कि लिटिल वुल्फ को मारने के लिए तैयार है, मगर तभी ज़ूकिंग ने उसके टोकन में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए, जिसके चलते लिटिल वुल्फ की जान बच गई थी। इतना ही नहीं, वो उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। हुआंग ने उसे बताया था कि माउंटेन के कोर डिसाइपल दूसरों की तकदीर के साथ खिलवाड़ करते, कमजोरों को अपना खिलौना समझकर उनके साथ टाइम पास करते हैं। एक तरफ ढेर सारा पैसा है और दूसरी तरफ लोगों को अपने पेट भर खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती। एक बहुत ही ज्यादा अमीर है और दूसरा हद से ज्यादा गरीब। ज़ूकिंग को याद आया कि ऐसा ही किस्मत का मारा लिटिल वुल्फ है और ज़ूकिंग नहीं चाहता था कि ये बंदा इस दुनिया की बेरहमी का शिकार बने, इसलिए ज़ूकिंग ने उसे कुछ दवाइयाँ और स्टोन्स दे दिए। साथ ही उसे बताया कि उसे तकदीर को हराना पड़ेगा। हेवन हमारी नियति नहीं लिखता, बल्कि हमारे एक्शन ही हमारी किस्मत को डिसाइड करते हैं। और ज़ूकिंग खुद को भी यही समझा रहा था कि उसे जल्दी से ट्रेनिंग करके अपने मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अनलॉक करना पड़ेगा। उसने थर्ड मास्टर ने दी हुई जेड स्लिप बाहर निकाली। इसमें से एक है सोल डिवाउरिंग फायर स्क्रिप्चर, दूसरी है लाइफ नरिशिंग आर्ट और तीसरी है सी लॉर्ड टोम। ज़ूकिंग सोच रहा था कि लाइफ नरिशिंग आर्ट काफी जेंटल मानी जाती, सी लॉर्ड टोम हमारे अंदर मौजूद अपर्चर्स को नर्चर करती, तो इससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर सी बीस्ट को फॉर्म कर पाऊंगा। हाँ, मगर इससे मैं अपनी स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। और अब वो सोल डिवाउरिंग जेड स्लिप को चेक करने लगा। दरअसल ये एक फायर स्क्रिप्चर है, इसे मास्टर करने के लिए एलियंस और सी क्रीचर्स को हंट डाउन करना पड़ेगा। उनकी सोल को रिफाइन करने के बाद ज़ूकिंग अपनी अपर्चर्स को ओपन कर सकता था और मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट करने के लिए ज़ूकिंग को अपनी बॉडी में मौजूद 30 अपर्चर्स को अनलॉक करना होगा, जो कि सोल डिवाउरिंग फायर स्क्रिप्चर का यूज करके आसान हो जाएगा। इसलिए अब ज़ूकिंग अपने सफर पर रवाना हो गया। वो वेसल में ही अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। इस स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करने के पहले स्टेप में ज़ूकिंग को अपने अपर्चर के अंदर बहुत ही सिनिस्टर फायर को फोर्ज करना पड़ेगा। और जब ज़ूकिंग ने ऐसा किया तब उसे काफी ज्यादा पेन होने लगी, मगर यहाँ पर
पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब वो इसी सिनिस्टर फ्लेम का यूज करते हुए सी क्रीचर्स को खत्म करना शुरू कर देता है। इस सोल डिवावरिंग फायर स्क्रिप्चर को मास्टर करने के लिए सोल्स को डिवावर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब अपने दुश्मन को मार के उनकी सोल को एब्जॉर्ब किया जाए तब वो सोल एक एनर्जी में तब्दील होकर फ्यूल जैसा काम करेगी। वो अपनी इंटेंस सर्च करते हुए बॉडी में मौजूद अपर्चर्स को ओपन कर सकती है। और चेन ने बताई हुई मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अचीव करने के लिए ज़ूकिंग को अपने बॉडी में मौजूद 30 अपर्चर्स को ओपन करना लाजमी था। तो जैसे उसने कुछ सोल को कंज्यूम किया, उसने अपनी थर्ड स्पिरिट अपर्चर को ओपन कर लिया था। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी सर्ज हो रही थी। ये देखकर ही एंसेस्टर तुरंत ही उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है। वेल यहाँ पर तो शैडो क्रीचर भी थोड़ा सा क्यूट दिख रहा था। वो नोटिस करता है कि एंसेस्टर तो ज़ूकिंग को कुछ ज्यादा ही मस्का लगा रहा। एंसेस्टर कहने लगा, मालिक मेरे तो भागी खुल गए कि मैं आपको सर्व कर रहा हूँ। ये मेरे लिए काफी प्राउड की बात है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। मगर ज़ूकिंग सिर्फ बातों से तो इम्प्रेस नहीं होने वाला। वो इन दोनों पर प्रेशर रिलीज करते हुए बता रहा था कि तुम दोनों मेरी कोई मदद नहीं करते। मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं बेवजह ही तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ। तो एंसेस्टर तुरंत ही उसे बताने लगा कि मास्टर मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। इस काले कौवे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास वेपन स्पिरिट आर्ट का नॉलेज है। आज के बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगा, हर एक खतरे को उठाकर आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मेरे माई बाप प्लीज मुझ पर रहम दिखाए। अब शैडो तो कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए वो ज़ूकिंग के सामने अपना सिर पटकने लगा। ज़ूकिंग कह रहा था कि 3 महीनों बाद मैं तुम्हारी एक असेसमेंट लेने वाला हूँ। तुम दोनों में से जो भी कमजोर होगा वो उसमें मारा जाएगा। अब ज़ूकिंग को इतना तो पता है कि ची कंडेंसेशन वाले C-20 की सोल हद से ज्यादा कमजोर रहती। अगर उसे मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अचीव करना है तो उसे पावरफुल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे C-20 जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर हो। तो उसने अपने दोनों क्यूटीज को ऐसे बीस्ट का शिकार करने की ऑर्डर दे दी। जो सुनते साथ ही एंसेस्टर और शैडो तुरंत ही अपने मिशन पर रवाना हो गए। इधर 7 पिक के मास्टर जिंग अपने ग्रैंड मास्टर शू लियांजी से मिलने पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही अपने नीज पर आके उन्हें ग्रीट किया तभी ग्रैंड मास्टर कहने लगे कि जब हम दोनों अकेले हो तब तुम्हें फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें हमारे फैक्शन के मिलिट्री अफेयर्स को डिस्कस करने यहाँ बुलाया था। चलो यहाँ आकर मेरे साथ शतरंज का एक दाव खेलो। तो मास्टर जिंग तुरंत ही उनके सामने जाकर बैठ गए। शू लियांजी मास्टर जिंग से पूछ रहे थे कि बताओ तुमने कितने प्यादे को यूज किया है। जिस पर जिंग कह रहे थे कि इतने प्यादे तो यूज किए हैं कि हमारे दुश्मन जाल में फंस जाए। तो शू लियांजी उससे कहने लगे कि चलो मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ। जो सुनते साथ ही मास्टर जिंग कह रहे थे कि मेरी पहली मूव थी मरमेड ट्राइब को थोड़ा सा लूज छोड़ना ताकि वो अपने एम्बिशंस को ग्रो कर सके, और फिर उनके एक्सपोज होते साथ ही हमें उन्हें वाइप आउट करने का बहाना मिल जाएगा। मेरी सेकंड मूव थी जो दुश्मन छुपे हैं उन्हें बाहर निकालना। जैसे ही हमने मर्मेड्स पर अटैक किया तब हाइशी ट्राइब बाहर आ गई। उसके बाद मेरी थर्ड मूव थी एक तीर में 2 निशाने लगाना। मैंने मर्मेड को सबड्यू किया और हाइशी ट्राइब के पावर हाउसेस को आपके हाथों डिवावर करवा लिया, जिसके चलते हाइशी ट्राइब कमजोर पड़ गई। मेरी चौथी मूव थी हाइशी ट्राइब के आइलैंड पर कब्जा करने की, और ये है मेरी प्लानिंग जिसमें हम आगे का दाव खेलने के लिए तैयार हो गए। तो शू लियांजी कहते हैं कि जब हमने मर्मेड क्लैन को वाइप आउट किया तब ये बात वांगू कॉन्टिनेंट की 7 सेक्ट अलायंस को भी पता चल गई, और अब जब हमने हाइशी ट्राइब की तरफ अपना रुख मोड़ दिया तो 7 सेक्ट अलायंस हम पर कड़ी नजरें गड़ाए बैठ गई। जिस पर 7वें पिक के मास्टर कहने लगे कि शतरंज का खेल जो देख रहा हो वो भी उसका हिस्सा बन जाता। 7 सेक्ट अलायंस ऑलरेडी इस गेम का हिस्सा बन चुकी है। जो सुनते साथ ही शू लियांजी उनसे इम्प्रेस हो गए, और उतने में ही दरवाजे पर एक बंदी पहुंच जाती है जो कि शू लियांजी की बेटी थी। वेल उसके वहाँ आते साथ ही शू लियांजी वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए। इस बंदी का नाम था सू जियानचू और ये 7 पिक की डिप्यूटी मास्टर थी। साथ ही इसने कल्टीवेशन के नेसेंट सोल के सेकंड ट्रिबुलेशन को भी अचीव किया था। वो बंदी 7 पिक के मास्टर से कहने लगी कि मैंने सुना है तुम 4th एल्डर की पोजीशन के लिए एक नए बंदे को सिलेक्ट कर चुके हो। वेल 7th पिक मास्टर ने किस बंदे को चुना था ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ूकिंग को देख पाते हैं, जिसने कई सारे C-20 को मारकर उनकी सोल को डिवावर कर लिया था, मगर वो अभी भी अपने बस चौथे अपर्चर्स को ही ओपन कर पाया। और उतने में उस एंसेस्टर के चिल्लाने की आवाज आई जो कि ज़ूकिंग को बता रहे थे कि बॉस देखो हमने आपके लिए
काफी पावरफुल शिकार ढूंढ के लाया। दरअसल वो अपने पीछे ब्लैक स्केल्ड वाली बलिन व्हेल को लेके आए थे और ये फाउंडेशन बिल्डिंग वाला सी बीस्ट है। तो इसे मारने के लिए ज़ू किंग ने फटाफट से अपने वेसल का यूज करके उस पर स्ट्राइक हिट कर दी। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो सी बीस्ट एक ही चार्ज में घायल हो गया। अब ज़ू किंग फटाफट से अपनी सोल डिवावरिंग फायर पाम टेक्निक का यूज करते हुए उस व्हेल की सोल को कलेक्ट करने लगा, मगर तभी उसे किसी की आवाज आई। कोई तो था जो कि कविताएं दोहराते हुए बता रहा था कि मेरा शिकार मुझसे कितने ही दूर क्यों न जाए, कोई और उस पर कब्जा नहीं कर सकता। और अब वो बंदा अपनी हेवी सोर्ड का यूज करके ज़ू किंग पर अटैक कर देता है। दरअसल ये हमला उसने वेल पर किया था और इस हेवी सोर्ड के एक ही फटके में वो सी बीस्ट मारी गई। वेल इस सोर्ड को मिस्टिक नेदर सोर्ड फ्रेगमेंट कहा जाता था। साथ ही वहाँ पर काफी अमेजिंग पोस्चर भी अपीयर हुआ और अब हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम था वो जियानो और ये सेवन ब्लड आई सेक्ट के फर्स्ट पिक का 9वां प्रिंस है। गाइस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट डिसाइपल को प्रिंस और प्रिंसेस के टाइटल से नवाजा जाता, तो ये बंदा फर्स्ट पिक का 9वां डायरेक्ट डिसाइपल था और फिलहाल ये फाउंडेशन बिल्डिंग की अपर्चर चार्जिंग स्टेज पर था। वो अपनी पोएम दोहरा रहा था और वहीं पर ज़ू किंग उसे ऑब्जर्व करता है। इसने रेड कपड़े पहने हुए थे तो तुरंत ही समझ गया कि ये बंदा उसी की सेक्ट के फर्स्ट पिक से बिलोंग करता है। ज़ू किंग सोचता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग पर है मगर इसके पास लाइफ फ्लेम्स नहीं है, मगर फिर भी इसने मेरी पावर को राइवल किया। और तभी जियानो ने बड़े ही कुल अंदाज में सी बीस्ट की सोल को कलेक्ट कर लिया। वो पोएम के अंदाज में कह रहा था कि पुराने दोस्त से मुलाकात दोबारा होगी और उस वक्त भी मैं दोस्त का तोहफा एक्सेप्ट करूंगा। अब ज़ू किंग तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं कि इसकी कविताओं को समझ पाए, इसलिए एंसेस्टर से पूछता है कि बताओ ये बंदा क्या बकवास कर रहा। तो एंसेस्टर कहते हैं कि मास्टर ये बंदा आपको शायराना अंदाज में बता रहा था कि नेक्स्ट टाइम भी ये आपका शिकार चुराने वाला है। जो सुनते साथ ही ज़ू किंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे जियानो के पास पहुंच चुका था और अब ज़ू किंग उस पर एक जोरदार पंच हिट करने ही वाला था, मगर वो बंदा वहाँ से भाग निकला। ज़ू किंग ने उस पर अपनी स्पीयर से अटैक कर दिया था जिसे वो बंदा सोर्ड शील्ड से ब्लॉक कर देता है, मगर तब तक ज़ू किंग ने उस पर लाते बरसाना शुरू कर दी। वो बंदा एक बार फिर से अपने पोएटिक अंदाज में कह रहा था कि जवान दिन बहुत जल्दी गुजर जाते, जिंदगी की लौ बुझने में वक्त नहीं लगता। तो ज़ू किंग इरिटेट होते हुए कहने लगा कि इंसानों की भाषा में बात कर और अब ये दोनों अपने अपने वेपन्स लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इनके दरमियान काफी जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो गई थी जहाँ पर जियानो अपनी मल्टीपल फ्लाइंग सोर्ड का यूज करके ज़ू किंग पर अटैक किए जा रहा था, मगर ज़ू किंग उसके हमलों को इजीली काउंटर कर लेता है और अब ज़ू किंग ने उस बंदे पर अपनी स्पीयर से अटैक कर दिया जिसे वो सोर्ड की मदद से डॉज तो कर लेता है, मगर तब तक ज़ू किंग ने उस पर अपना एक जोरदार पंच हिट कर दिया था। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि अगर तू रूथलेस है तो मैं तुझसे कई गुना ज्यादा रूथलेस हूँ, मेरे जितना बेरहम बंदा तुझे इस दुनिया में नहीं मिलने वाला। ज़ू किंग के इस एक ही पंच में वो बंदा कई सारे पिक्स को ब्रेक करते हुए पीछे की तरफ घसीटा गया, मगर अब उसने अपने एक स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर लिया था। वहाँ पर हजारों लाखों तलवारें फॉर्म हो गई। वेल इसे 9 टर्न सोर्ड आर्ट कहा जाता है। अरे अब उस सोर्ड फॉर्मेशन से कई सारी तलवारों की फ्लोज रिलीज होकर ज़ू किंग की तरफ चार्ज हो गए, तो ज़ू किंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन हमलों को डिस्ट्रॉय करने लगा। वो बंदा उसे पोएम में बता रहा था कि मैं हेवंस में भटकता रहता हूँ, ये चांद सितारे मेरे सामने चमकना भूल जाते। जो सुनकर ज़ू किंग कह रहा था कि फिर से वही बकवास। यहाँ पर ज़ू किंग ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, तो जियानो भी अपने कई सारे फ्लाइंग सोर्ड को समन करते हुए जायंट सोर्ड को फॉर्म कर चुका। वेल ज़ू किंग ने टाइसंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अपना काफी अमेजिंग स्लैश रिलीज कर दिया था, जिसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निस्ते नाबूद कर दिया। अरे वो अपना स्पीयर जियानो के आर पार घुसा पाई, इससे पहले उस बंदे ने सोर्ड शील्ड का यूज करके उस अटैक को काउंटर कर लिया, मगर उसके चिक पर कट लग चुका था, जिसके चलते वो सीधे नीचे पटक जाता है। वहीं पर एंसेस्टर खुश होते हुए ज़ू किंग को बताने लगे कि ये बंदा तो बस फालतू की कविताएं सुनाए जा रहा था, मास्टर इस पर अपना पॉइजन छिड़क दीजिए। जिस पर ज़ू किंग बताता है कि वो तो मैंने ऑलरेडी छिड़क दिया। इधर जियानो पर पॉइजन का असर होते साथ ही वो पोएम दोहरा रहा था कि पॉइजनस प्लॉट बस कमजोरों का हथियार है और ये कमजोरी ही तेरे मेरे बीच की दीवार है। अरे वो एलिक्सर खाकर तुरंत ही अपनी सोर्ड पर सवार हो गया, मगर वहाँ से भागने से पहले उसने
उसने एक और कविता सुनाई थी जो कि जूकिंग की तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। तो एंसेस्टर उसे बताने लगा कि अजी ये तो आपको गाली दे रहा है। अब ये सुनते साथ ही जूकिंग ने तुरंत ही अपने वेसल को समन किया, जिसके बाद वो जियानो का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दरमियान वो जियानो पर कई सारे हमले कर रहा था, कभी अपने वेसल से तो कभी अपनी गुड़िया से, जो देखते साथ ही जियानो ने अपने स्वॉर्ड डिफेंसिव टैलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारी जायंट स्वॉर्ड सेटअप हो गई। मगर जूकिंग की स्ट्राइक ने उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए जियानो पर हमला कर दिया। तो बंदा कह रहा था कि साउथ फेरी लैंड के हम रहने वाले, एक ही घर जो दूर हैं, हम हैं दो नदियाँ जो एक ही समंदर में मिल जाती। इसका मतलब एंसेस्टर जूकिंग को समझाने लगे। वो कहते मास्टर ये बंदा तो आपसे डर गया, वो कह रहा था कि हम दोनों एक ही फैक्शन के बंदे हैं, ये नहीं चाहता कि आप उस पर हमला करो, लेकिन आप इसकी बातों में मत आना, हमने तो इसे मार देना चाहिए। देखो तो अभी तक ये पावरफुल भी नहीं बना, मगर घमंड इसमें कूट कूट कर भरा पड़ा है। जिसके बाद वो जूकिंग के लिए तुरंत ही चेयर लगवा कर बताने लगे कि अगर आप इसे मार दो तो इसका सारा ट्रेजर आपका हो जाएगा। तो जूकिंग कह रहा था ठीक है, अगले अटैक के लिए वेसल को रेडी करो, और हाँ जहाज का स्पीड फुल टू बढ़ा देना। तो एंसेस्टर तुरंत ही क्रिस्टल को भट्टी में ऐड करते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि बाप रे, मैं तो अकेला ही ऐसा बंदा हूँ जो कि इस डीमन जूकिंग के हाथ से जिंदा बच गया, मेरे अलावा और कोई नहीं जो मेरे मास्टर की पकड़ से छूट जाए। और अब जूकिंग ने जियानो पर एक और हमला तैयार किया, जो देखते साथ ही जियानो अपने सोल क्लस्टर को सीधे जूकिंग की तरफ थ्रो कर देता है। दरअसल ये काफी पावरफुल ट्रेजर्स थे जो कि जूकिंग के काम आ सकते हैं। इधर जियानो कविताओं के जरिए कह रहा था कि पानी के अंदर तुम्हारा थ्रोन है, तुम्हारे थ्रोन को कोई ललकार नहीं सकता, तुम अमर हो। जो सुनते साथ ही एंसेस्टर हंसते हुए जूकिंग को बताने लगे कि मास्टर ये बंदा आपको ऑफेंड करने के लिए माफी मांग रहा है, देखो तो इसने अपने सोल क्लस्टर्स भी आपके हवाले कर दिए। जिस पर जूकिंग कह रहा था कि ये तो बस ब्याज है, मेरी असली मुद्दल तो अभी तक दी ही नहीं। और अब जूकिंग ने एक बार फिर से उस पर अटैक चार्ज कर दिया। वो बंदा कह रहा था कि क्या हम इस फाइट को रोक नहीं सकते, क्या तुम मुझ पर रहम दिखा नहीं सकते। वो अपने पोएटिक भाषा में जूकिंग को धमका रहा था कि मेरे सिर पर चांद सितारे हैं, वो है इमॉर्टल्स जो मुझे प्रोटेक्ट करते। तो एंसेस्टर जूकिंग को बताने लगा कि मास्टर ये तो आपको धमकी दे रहा है, इसने कहा कि इसके दोस्त काफी पावरफुल हैं, तो आपके साथ हिसाब बराबर करेंगे। अब ये सुनते साथ ही जूकिंग ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। एंसेस्टर कह रहा था कि मास्टर इस कमीने को जल्दी से खत्म कर दीजिए, इसकी कविताएं सुनकर ही मेरा सिर चकरा गया। जिस पर जूकिंग कहता है कि ना हमें कोई जल्दी नहीं, अभी भी इस बंदे के पास ढेर सारे लाइफ सेविंग टैलिस्मान्स और पावर है, इसे भागने दो, हम सिर्फ इसका पीछा करेंगे, और जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए फिर हम उसका काम तमाम कर देंगे। जिसके बाद जूकिंग बड़ी आराम से बैठकर एंसेस्टर की स्टोरी बुक को पढ़ने लगा। वहीं पर एंसेस्टर उसे मसाज दे रहे थे। इतना ही नहीं, शैडो क्रीचर भी उसे अपना भयानक रूप दिखाकर डरा रहा था। अब अगला दिन निकल आया और बेचारे जियानो की आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल अपीयर हो गए। उसे लगा चलो फाइनली उस बंदे से मेरा पीछा छूट गया, मगर थोड़ी देर में उसे जूकिंग की वेसल नजर आई जो कि लगातार दिन रात बस उस पर अटैक किए जा रही थी। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। बेचारा जियानो तो अब अपनी तलवार पर लेटकर भाग रहा था। एंसेस्टर कहते बॉस मेरे ख्याल से अब उस बंदे में जरा भी ताकत नहीं बची, क्यों नहीं शायर की बत्ती गुल की जाए। जो सुनते साथ ही जूकिंग अपनी फाइनल मूव के लिए तैयार हो जाता है। उसने टाइसोंग के धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर ये जियानो के तो होश उड़ गए। मगर तभी इन्हें वहाँ से थोड़ी दूरी पर दो कैरेजेस दिखाई देने लगी। एक तो थी हाइशी ट्राइब की और दूसरी थी सेवन पिक के मास्टर जेंकाई की। दरअसल हाइशी ट्राइब का मार्क्विस मिंग युआन और मार्क्विस आंसाओ अपने अटेंडेंट के साथ वहाँ पर आए हुए थे। दोनों मार्क्विस नेसेंट सोल लेवल पर हैं और उनके अटेंडेंट गोल्डन कोर की 2 पैलेसेस रेल्म पर थी। मार्क्विस जेंग से कह रहा था कि हमारी हाइशी ट्राइब इतनी भी कमजोर नहीं कि तुम्हारी हर एक शर्त को कबूल करे। जिस पर जेंग कहता है कि तुम लोग ही हमारे साथ निगोशिएट करना चाहते हो तो हमारी शर्तें भी तुम्हें माननी पड़ेगी। वेल यहाँ पर मास्टर जेंग के साथ फर्स्ट पिक के मास्टर भी आए हुए थे। ये मास्टर भी जेंकाई जैसे नेसेंट सोल की ट्रिबुलेशन के 5वीं स्टेज पर पहुंच चुके थे। वो हाइशी के मार्क्विस से कहने लगे कि अगर तुम सिर्फ बात करने आए थे तो फिर इतनी बड़ी आर्मी अपने साथ क्यों लाए हो। दरअसल उन लोगों के कैरेज में हाइशी की काफी सारे वॉरियर्स छुपे हुए थे, तो उनकी ऑरा को ही इन दोनों मास्टर्स ने पहचान लिया था। इधर जियानो तो अपने मास्टर को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था घने बादलों के बीच मुझे रोशनी की हल्की सी झलक नजर आई, और फिर उसने तुरंत ही अपने मास्टर को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया। ये बात जूकिंग को पसंद नहीं आती। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बंदा इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करे, इसलिए उसने फटाफट
फटाफट से अपने टाइसंग का जबरदस्त स्लैश उस पर रिलीज कर दिया, जो देखते साथ ही जियानो डर के मारे चिल्लाते हुए कह रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब ये सुनते साथ ही मास्टर ने अपना पाव पटक कर जूकिंग को पीछे की तरफ घसीट दिया और जूकिंग की एनर्जी को देखकर ही सोच में पड़ गए कि इस बच्चे ने इतनी कम एज में ही प्रोफाउंड टाओ आर्ट्स को ग्रास्प कैसे कर लिया। इधर जूकिंग को भी समझ आ गया था कि ये बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है और तभी जियानो ने अपने मास्टर का पाव पकड़कर रोते हुए बताना शुरू किया कि ये बंदा 7 पिक से बिलोंग करता। इसने पूरे 10 दिन और 10 रातों तक मुझे हंट डाउन किया है और जब मैं एग्जॉस्ट हुआ तभी मुझे मारना चाहता था। अब मास्टर तो अपने डिसाइपल की ऐसी हालत देखकर ही सोच में पड़ गए। वो दिल ही दिल में कहने लगे कि जियानो को एंशिएंट शुआनो एम्परर के सारे सीक्रेट एक पोएम से पता चले थे और तभी से ये बंदा सिर्फ कविताओं में ही बात करता है, हर बार बस कविता सुनाता रहता था, मगर आज तो ये कविताएं ही भूल गया। शायद इस बच्चे ने मेरे डिसाइपल को काफी ज्यादा डरा दिया है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि अब मुझे इसकी बेकार सी शायरी सुनने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और उतने में मास्टर ने जूकिंग पर अपना प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। जूकिंग को फील हो रहा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका खून बर्फ जैसे जमने लगा और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मगर यहाँ पर तो 7 पिक के मास्टर भी मौजूद है और जूकिंग उनका फेवरेट था। तो ज़ेंकाई फर्स्ट मास्टर से कहने लगे कि ये तो बस बच्चों के झगड़े हैं, इसमें तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो मास्टर तुरंत ही जियानो को लात मारते हुए कहने लगे कि इधर बहुत बड़ा मसला चल रहा और तुम हो कि अपनी लड़ाइयाँ लेकर यहाँ चले आए। जिसके बाद मास्टर जूकिंग और जियानो को लाइफ लिंकिंग टैलिस्मान में बांध देते हैं। मास्टर ने क्लियरली बता दिया कि अब अगर तुम में से एक मर गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली मारा जाएगा। जब तुम लोग सेक्ट में वापस पहुँच जाओ तब ये टैलिस्मान अपने आप ब्रेक हो जाएगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद जूकिंग उस बंदे से उसका नाम पूछ रहा था तो जियानो अपनी शायराना अंदाज में कहने लगा कि मास्क के पीछे रहो और पूरी दुनिया में भटकते जाओ, हम बेफिक्रे लोगों का कोई मालिक नहीं होता, एक गुमनाम जिंदगी को जीकर हम दुनिया पर छाप छोड़ दे। वेल उसकी शायरी सुनकर तो एंसेस्टर कहते कि मास्टर ये वाली तो मुझे भी समझ नहीं आई। तो जूकिंग तुरंत ही अपना स्पीयर लेकर सीधे उस बंदे के करीब पहुंच गया, लेकिन तभी लाइफ लिंकिंग टैलिस्मान आपस में जुड़ जाता है। जूकिंग को फील हुआ कि वो खुद के ही गले में स्पीयर को स्टैप करने वाला है, इसलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ पीछे हट गया। यानी कि ये टैलिस्मान वाकई असर दिखा रहा था। अब सेक्ट में वापस जाने तक तो जूकिंग इसे मार नहीं पाएगा और अगर फिर भी इसे मार दिया तो खुद भी उसके साथ पेरिश होगा। तभी वो बंदा खुश होकर दोबारा से अपनी पोएम सुनाने लगा और उसकी बकवास शायरी से इरिटेट होकर जूकिंग ने अपना रिवेंज स्क्रॉल बाहर निकाल लिया। अब उसे तो इस बंदे का नाम पता नहीं था, इसलिए वो इसकी डिटेल्स को ऐड करने लगा। उतने में ही एंसेस्टर ने उस स्क्रॉल की हल्की सी झलक देखी और उसका नाम तो पहले नंबर पर था, जो देखकर ही एंसेस्टर की तो फटके 4 हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगा बाप रे, अब मुझे कुछ भी करके इस डीमन को खुश करना पड़ेगा, तभी जाकर ही मैं अपना नाम इस मनहूस स्क्रॉल से हटा पाऊंगा। इधर जियांगो ने एक और पोएम ठोक दी जिसका मतलब एंसेस्टर को समझ आ गया। वो कहता है बॉस ये आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। उतने में जूकिंग ने देखा कि हाइशी ट्राइब डील करना नहीं चाहती, जो सुनते साथ ही फर्स्ट पिक के मास्टर ने अपनी बड़ी भयानक पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। उनकी हेवी सोर्ड थंडर बरसाती हुई अपने दुश्मनों पर बड़ा ही भयानक वार कर चुकी थी, जो कि हाइशी ट्राइब के अटेंडेंट को घायल करके नीचे पटक देती है। जूकिंग ने सोचा कि ये हाइशी ट्राइब वुमन गोल्डन कोर पर हो सकती है, अगर मैं इसकी सोल को रिफाइन कर पाया तो मेरा फायदा होगा। इसलिए जूकिंग बड़ी तेज रफ्तार में वहाँ से निकल पड़ा। जियानो पैनिक होकर कविताओं के जरिए उसे बता रहा था कि इसका शिकार मत करो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मगर जूकिंग ने फॉरबिडन सी वेल ड्रैगन का यूज करते हुए उस भूतनी पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो गया। मगर हाइशी ट्राइब की उस औरत ने इस अटैक को आसानी से काउंटर कर लिया था और अब वो अपनी बॉडी को चीरते हुए बाहर आ गई। दरअसल उस गोल्डन कोर कल्टीवेटर की रेसिडुअल सोल थी। जूकिंग को पता है कि इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क होगा और तब तक उस बंदी ने अपने इवल स्कल्स से जूकिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें जूकिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज किए जा रहा था। वो अपने वाटर पाइथन को उस पर रिलीज कर देता है, मगर उस घोस्ट ने तो अपनी ऑरा से ही पाइथन को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही जूकिंग भी घायल हो गया और वो जियानो के साथ टैलिस्मान से लिंक था तो वो भी इंजर्ड हो जाता है। इधर जूकिंग पर बड़ा सा स्कल अटैक करने पहुंच चुका था, मगर उसी वक्त जियानो ने बीच में आकर अपनी सोर्ड शील्ड फॉर्म करते हुए उन हमलों को काउंटर कर लिया। वो जूकिंग को बता रहा था कि तेरा खून मेरी बर्बादी है और उतने में जूकिंग ने उसके सिर पर पाव रखते हुए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे स्पिरिट सी रोरिंग स्काई कहा जाता था। और अब इन दोनों में काफी जोरदार क्लैश हो जाता है। जूकिंग और जियानो
जियानो दोनों को ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी, मगर जुकिंग पीछे नहीं हटता और ये बात जियानो भी समझ गया था। तो उसने भी अपनी मल्टीपल सोड को रिलीज करते हुए यूनिवर्स स्कल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ताकि जुकिंग महफूज रह पाए। ये देखकर एंसेस्टर को तो मजा आ रहा था। वो कहता है, मास्टर देखो तो ये कविताओं की दुकान अब आपको प्रोटेक्ट करने पर मजबूर हो गया। वहीं पर जुकिंग ने देखा कि उस बंदी की सारी पावर अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो जुकिंग भी अपनी फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए रेडी हो गया। उसके एनर्जी की फ्लक्चुएशंस काफी तेजी के साथ रिलीज हो रहे थे। साथ ही वो जियानो से कहता है कि चल इसे मारने में मेरी मदद कर। अब जियानो भी मजबूर था, तो उसने भी अपना बड़ा ही ऑसम सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। इसे 9 टन सोड एरी कहा जाता है। तो एक तरफ से सोड और दूसरी तरफ से जुकिंग की टाइसंग स्लैश, इन्होंने एक साथ मिलकर उस गोल्डन कोर वाले कल्टीवेटर की धज्जियां उड़ा दी। मगर एंसेस्टर बताता है कि मास्टर खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो औरत अपनी सोल को बॉडी के साथ दोबारा से जोड़ना चाहती है। अब ये सुनते साथ ही जुकिंग ने सोल डिवावरिंग फायर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदी पर स्ट्राइक हिट कर दी, जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरह से जलकर उसकी सोल जुकिंग के हाथ लग जाती है। अब जुकिंग का तो फायदा हो गया, मगर जियानो ने अपनी प्यारी तलवार खो दी थी। इधर जुकिंग ने उस बंदी की स्टोरेज बैग को भी उठा लिया। उस बैग के अंदर झांकता है और तभी जुकिंग को एक जाना पहचाना ट्रेजर नजर आ गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।